बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की कहानी को जानेंगे। बोहर्स की थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एक डिफरेंट एनर्जी होती है उसके खुद के ऑर्बिट्स में, और जो एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी उस एनर्जी का इक्वेशन आया था, किसी भी nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो ऐसे एटम के जिसका एटॉमिक नंबर z है, तो उसकी एनर्जी जो थी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, उसका मैग्नीट्यूड था -13.6 Z² n²। यही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो एनर्जी जो nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हैं उनको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और क्या पाए थे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of nth orbit of atom whose atomic number equals to Z, ऐसे एटम का एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था -13.6 Z² upon n², and this energy is calculated in electron volt। ठीक है, तो किस इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं? किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की? जो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। किस एटम के? जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसकी हम लोगों ने इक्वेशन कैलकुलेट कर रखी थी। कितना? -13.6 Z² upon n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ऐसा यूनिट में इस एनर्जी को, तो हमारे पास जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड आएगा वो 2 × 2.17 × 10⁻18 Z² upon n² इन जूल आएगा। ठीक है, तो हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा एसआई में? 2.17 × 10⁻18 जूल। और ये 2.17 × 10⁻18 जूल जो है बच्चों, ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, और इस कांस्टेंट एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेडबर्ग एनर्जी। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं नोट कर देता हूं कि रेडबर्ग एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2.1817 × 10⁻18 जूल। ठीक है, और ये हम लोगों ने कैसे पाया? इसको हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में लिखे तो रेडबर्ग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 13.6, और अगर जूल में लिखे तो 2.17 × 10⁻18, और ये मैग्नीट्यूड को हम एक कांस्टेंट टर्म दे दिए। क्या है उसका इक्वेशन? रेडबर्ग एनर्जी। अब इस रेडबर्ग एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, और इसमें हम लोग R, C और H, R stand for Rydberg constant, C is the velocity of light in vacuum, and H is Planck constant। इन तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तब भी हमको यही मैग्नीट्यूड मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, जिसमें R की वैल्यू कितनी है? R is equals to 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। ये मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो ये हमारी एनर्जी को, अभी हम एटॉमिक एक्साइटेशन पढ़ना है, क्योंकि एटॉमिक एक्साइटेशन की स्टडी हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी से ही रिलेट होगी, इसलिए हम लोग पहले किसको डिस्कस कर लिए? एनर्जी जो nth ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो हम लोगों ने एनर्जी का इक्वेशन क्या पाया? -13.6 Z² upon n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें तो फॉर हाइड्रोजन
अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, तो हम कहेंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज Z इक्वल्स टू 1। ये हम किस में मिलता है, हाइड्रोजन के एटम में। तो हाइड्रोजन के एटम के लिए अगर एनर्जी कैलकुलेट किया जाए तो इस इक्वेशन में Z के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, Z के जगह पे हमें 1 पुट करना पड़ेगा। सो अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में निकाले तो n की जगह पे 1, सेकेंड ऑर्बिट में अगर कैलकुलेट करें तो n की जगह पे 2, थर्ड ऑर्बिट में कैलकुलेट करें तो n की जगह पे 3। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो एटम हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1। n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो एनर्जी कितना होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी हम लोगों को मिली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करें, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमको उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम के जो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ऐसे कंडीशन पे अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इक्वल्स टू 2। एंड सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 3 हमें जो एनर्जी मिलने वाली है वो कितना होगा, इट विल इक्वल्स टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड करते चले जाए तो when n is equals to infinite, so n की जगह पे हम infinite पुट करें, infinite का स्क्वायर will also equals to infinite, anything divided by infinite will be 0। तो energy of infinite orbit will consider to be 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए जाना है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो एनर्जी लेवल डायग्राम तो एनर्जी लेवल डायग्राम में बच्चों हम लोग वर्टिकल एक्सिस में एनर्जी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज होता हुआ कंसीडर करेंगे और हम ये कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल्स टू 1 पे है, वो इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल्स टू 1 पे है उसकी एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन के लिए ही हम थोड़ा अपनी स्टडी को कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं। बट ऐसी चीजें हम हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, उनके लिए भी ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल फॉर n इक्वल्स टू 1 पे हमारी एनर्जी कितनी आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन जब n इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब सेकेंड n की वैल्यू हम लोगों ने कितना सब्स्टिट्यूट किया, 2 पुट किया, तो हमारी जो एनर्जी आ जाएगी n इक्वल्स टू 2 के लिए वो हो जाएगी n इक्वल्स टू 2 के लिए कितनी एनर्जी पा रहे हैं हम लोग, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, n इक्वल्स टू 2 के लिए कितना पाया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी तरीके से n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर देखें तो फॉर n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी हो रही है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी कैसी होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी एनर्जी है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको कंसिडर किए हैं। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी -13.6, सेकेंड E2 व्हेन n इक्वल्स टू 2 हम लोगों ने पुट किया तो कितना मिला, -3.14, एंड व्हेन n इक्वल्स टू 3 पुट किया तो हम लोगों ने कितना मिला, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड उसी तरीके से अगर हम n इक्वल्स टू इनफाइनाइट लें, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो हमारी एनर्जी कितनी हुई, 0।
ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी -13.6। अब अगर हम यहाँ पे गैप देखें, ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे n = 1, यहाँ हम लोगों ने n = 2 लिया, n = 3 और ये n = इनफाइनाइट, ऐसे हम 4, 5, 6 भी लेके बना सकते हैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। जो हमारा स्टडी है वो एटॉमिक एक्साइटेशन है, इसलिए हम चीजों को 3, 4, 5 आगे नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पे 1, 2, 3 और इनफाइनाइट से मैं काम चला ले रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है बच्चों? तो यहाँ की एनर्जी -13.6, यहाँ की एनर्जी -3.4, तो एनर्जी का गैप कितना हुआ? तो हम कहेंगे एनर्जी का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि लोएस्ट पॉइंट व्हेन n = 0, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो n = 1 में है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो n = 2 पे चला गया उसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। तो n = 1 से इलेक्ट्रॉन n = 2 पे जाएगा कैसे? इसी को हम लोगों को एटॉमिक एक्साइटेशन में जानना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ अगर वो इलेक्ट्रॉन जो n = 1 में लाई कर रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे न्यूक्लियस कंसीडर करूं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, एंड उसके पास पहली ऑर्बिट कंसीडर करूं, तो पहली ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे तो ये कहां चला जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा n = 2 पे। कहां चला जाएगा? n = 2 पे। ये क्या है? n = 1। ये क्या है? n = 2। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6। अगर हम इलेक्ट्रॉन को n = 2 पे लेके जाना चाह रहे हैं तो वहां उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? -3.4। इसका मतलब इसको क्या चाहिए? इतने, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इतने बराबर की एनर्जी। सो अब यहीं पे हम आने वाले हैं अपने एटॉमिक एक्साइटेशन पे। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को उसके लोएस्ट पॉसिबल स्टेट से n = 1 से n = 2, 3, 4 ऐसे किसी भी स्टेट पे पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से यहां पे अगर देखा जाए तो n = 2 और n = 3 के बीच का एनर्जी गैप कितना है? तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 3.4 और इसकी वैल्यू 1.51। तो 3.4 देन 1.51, तो हमारे पास आया ये 13 में से 5 गया, क्या नहीं बचा? 8 और 1.8। तो इनके बीच का जो गैप होगा वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। फिलहाल इनके n = 2, n = 1 के बीच में गैप कितना? 10.2। n = 3, n = 2 के बीच का गैप 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम उसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी से, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी मींस n = 1 से अगर हम उसको n = 2, 3, 4 पे अगर लेके जाते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्साइटेशन। ठीक है, तो एक्साइटेशन क्या है? एक्साइटेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को उसके लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी से हम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे लेके जा रहे हैं। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे लेके जाने का मतलब कैसे होगा? हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे लेके जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो लोएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी लेवल के बीच का गैप है उतनी एनर्जी देनी होगी। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके रखा हुआ था, उसको अगर हम एक फोटोन दे दें, एक फोटोन, और फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? E = hν, और ये एनर्जी इस एनर्जी के इक्विवेलेंट हो, मतलब फोटोन इसके ऊपर अगर हम गिराते हैं, इंसिडेंट करते हैं, और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ऐसे कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला गया, n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 पे। अब n इज इक्वल्स टू 2 पे उसके पास कितनी एनर्जी है, तो हम कहेंगे इस समय इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे उसकी एनर्जी कितनी थी बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में था इसलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई कैसे, तो हमने कहा कि हमने एक फोटोन इंसिडेंट करवाया इसके ऊपर और इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, इन दोनों एनर्जी के बीच के गैप की एनर्जी। अब हम जब किसी भी न्यूक्लियस और एटम के जब हम किसी एटम के ऊपर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करवाते हो, व्हेन एनी एटम absorb energy in the form of photon such that its energy of photon will equals to the energy difference between their highest energy level and lowest energy level, then such process is called excitation. तो जब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी से हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी पे जाता है तो कैसे जाएगा, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी पे जाएगा। तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे लेके जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक एक्साइटेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो रहा है देखना है। यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ मूव करके गया, n इज इक्वल्स टू 2 पे मूव करके गया। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन, ठीक है। तो एटॉमिक एक्साइटेशन क्या है, एक्साइटेशन है absorption of energy by electron so that it moves from lowest possible energy to higher energy level, lowest energy level to higher energy level पे जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है by absorption of energy, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एटॉमिक एक्साइटेशन। ठीक है, अब एटॉमिक एक्साइटेशन जो होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन हमारे पास दो मेथड हैं करने के। एक मेथड तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे था वो एनर्जी गेन करे और इतनी एनर्जी गेन करे जो उसके हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के बीच की एनर्जी गैप है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फोटोन इस एटम के ऊपर गिराया, एटम के ऊपर इंसिडेंट किया, उसकी एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ चला गया, n इज इक्वल्स टू 2 पे चला गया। बट अगर इसकी एनर्जी, ये जो एनर्जी हम लोगों ने इस इंसिडेंट करवाया, फोटोन इंसिडेंट करवाया, इस फोटोन की एनर्जी अगर 11.71 हो जाए, 11.71 हो जाए। 11.71 होने का मतलब बच्चों इस पॉइंट और इसके बीच का गैप, n1 और n3 के बीच का गैप कैसे कैलकुलेट किया, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1.51, 13.6 माइनस 1.51 इज इक्वल्स टू 11.7। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम का इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ऑफ फोटोन गेन कर रहा है वो एनर्जी अगर 11.71 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर हो, किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से 2 पे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऐसी कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, ये कहाँ चला जाने वाला है, थर्ड पे। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ हुआ, ट्रांजिशन मतलब एक से जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो हमारा इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके रखा हुआ था, हमने उसके ऊपर 11.71 एनर्जी इंसिडेंट करवाया।
इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और ऐसा करवाने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, n=3। समझ गए? तो ये प्रोसेस हमको अपने दिमाग में रखना होगा कि हम जो एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं वो एनर्जी फोटोन के थ्रू जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी उनके एनर्जी लेवल्स के गैप के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे यहां हमारे n=1 और n=2 के बीच का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमारे फोटोन की एनर्जी अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो तो क्या होगा, एट दैट सिचुएशन हमारा इलेक्ट्रॉन जो n=1 में है वो मूव करके n=2 पे नहीं जाएगा। वो ट्रांजिशन ऑफ स्टेट तभी हो सकता है जब उनके बीच की जो सफिशिएंट एनर्जी है, जो उन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, अगर उतनी ही एनर्जी इंसिडेंट करवाएं तभी। तो एक्साइटेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल से, लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट तक जा रहा है बाय गेनिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दोनों लेवल्स के बीच के गैप के बराबर। तो यहां पे हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि व्हाट इज एक्साइटेशन, व्हाट इज एटॉमिक एक्साइटेशन। तो हम कहेंगे एटॉमिक एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन क्या है बच्चों, एक्साइटेशन process of absorbing energy, process in which absorption of energy take place, energy takes place in the form of photon such that electron of atom moves from lowest energy state to higher energy state। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। कैसे, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब एक्साइटेशन स्टेट क्या होते हैं। तो एक्साइटेशन स्टेट हमारे पास ही इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेट ऑल स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट आर कंसिडर्ड एज एक्साइटेड स्टेट। तो नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हमारा इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग सम एनर्जी 13.6 कंसीडरेशन के लिए, एग्जांपल के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे था, उसको हम लोगों ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करवाया। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होने के बाद मान लिया उसको हम लोगों ने जो एनर्जी दी है वो कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो कहां मूव करके चला जाएगा, n=2 पे चला जाएगा। अब n=2 जो स्टेट है वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रॉन उस स्टेट को हम कहेंगे मेटास्टेबल स्टेट, और वहां 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻8 सेकेंड तक स्टे करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर से अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमने एनर्जी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपने हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। तो हायर एनर्जी स्टेट पे जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा अनस्टेबल है, दे पॉसेस सम एनर्जी। अब हमारा इलेक्ट्रॉन उन स्टेट्स पे, जिस स्टेट पे वो गया है लोएस्ट पॉसिबल स्टेट से, जिस स्टेट पे वो गया है n=1 n=3 4 5 जहां पे भी जा रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन हमारा
वापस जहां से आया था वहीं पे जाएगा। अब इसका जो ड्यूरेशन है किसी भी स्टेट पे वो जो रुक रहा है n=2, n=3, n=4, n=infinite, जितने भी स्टेट्स हमारे बन रहे हैं इन स्टेट्स पे जो इलेक्ट्रॉन के स्टे का ड्यूरेशन है वो 10⁻⁻6 to 10⁻⁸ सेकेंड होती है। तो दिस स्टेट आर कंसिडर्ड आल्सो कंसिडर्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या है? ऑल स्टेट एनर्जी स्टेट other than lowest energy state, lowest energy state, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं n=2 हो, 3 हो, 4 हो, these all states are considered as excited state। अब n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसी तरह से कहते जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन n=1 पे कहाँ था? लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 पे गया तो हम कहेंगे कहाँ गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो मतलब कहाँ गया है वो? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन n=4 पे चला गया। तो ये बात हम अपने दिमाग में रखेंगे। नाउ अब हमको आगे जानना है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन चार चीजों के बारे में हम लोग को जानना है बच्चों। तो अब हम लोग एक्साइटेशन क्या है ये समझ लिए, एक्साइटेड स्टेट क्या है ये समझ लिए। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों टर्म्स थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट है विद सम सिमिलरिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। अब इनको हम समझने वाले हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे है। हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ये समझे एक्साइटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देना जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाए। हमने इलेक्ट्रॉन को मान लिया हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 पे है और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने कितनी एनर्जी दे दी? हम लोगों ने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी बच्चों। कितनी एनर्जी दे दी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। तो उसके पास एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने उसको कितनी एनर्जी दी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। तो 0 कहाँ होगा? n=infinite पे। ये जो एनर्जी हम लोगों ने दी, ऐसी एनर्जी जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट से n=infinite स्टेट पे, मतलब लिमिटिंग स्टेट पे चला जाए, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दिए और वो इलेक्ट्रॉन n=infinite स्टेट पे ना जाके किसी और स्टेट पे गया, दैट इज n=2, 3, 4, 5 अदर देन इनफाइनाइट, तो ऐसे एनर्जी को, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। समझ पाए? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी, जो एनर्जी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को दी, given to electrons so that its transition takes place from n=1 to n=infinite, n=1 to n=infinite। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे?
आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, एनर्जी ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखें, एनर्जी कहां लेके गए हैं फाइनली, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस एनर्जी n इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और हम लोगों ने कितनी एनर्जी दे दी, n इज इक्वल्स टू 1 पे कितनी एनर्जी है हमारी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सामने फिर से माइनस है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इज इक्वल्स टू एनर्जी when n is at infinite minus energy when n is equals to 1। ठीक है, और जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिटन एज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और z² बाई n स्क्वायर। यही तो एनर्जी हम किसी हाइड्रोजन एटम के लिए अगर देखें तो 13.6 है, और अगर जनरल एटम के लिए देखें तो यही एनर्जी अगर हम दे दें तो उस एनर्जी को गेन करने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इनफाइनाइट सेपरेशन में। तो ऐसी एनर्जी क्या कही जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी की बात बोलें तो एक्साइटेशन एनर्जी में हल्का सा बस चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा, एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू एनी स्टेट अदर देन n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो उसको भी नोट कर ले। तो एनर्जी किसका, एक्साइटेशन का, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, एंड दिस विल इक्वल्स टू एनर्जी व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट और 1 माइनस n इज इक्वल्स एनर्जी ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब n इनफाइनाइट और 1 के बराबर नहीं है, तो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट भी नहीं है और n इज इक्वल्स टू 1 भी नहीं है, इसका मतलब n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को आप n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 पे, या n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 3 पे, या n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 4 पे लेके जा रहे हो, बट इनफाइनाइट पे नहीं लेके जाना है। तो वहां जो एनर्जी आपने दिया है उस एनर्जी को क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से कहां चला जाए, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ना जाके अदर देन इनफाइनाइट स्टेट दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 इस पे जा रहा है, तो जो एनर्जी आपने दिया है उस एनर्जी को क्या कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या है, 2, 3, 4, 5। तो इस पे पहुंचाने के लिए, इन सारे स्टेट्स पे पहुंचाने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो उसको कहोगे एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स क्लियर हुए, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। अब हम एक छोटा सा टर्म और पढ़ेंगे और वो क्या है, हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने अप्लाई किया है किसी भी एटम के अक्रॉस सच दैट कि वो पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा हो, कहां से, रेस्ट से, और जब एक्सेलरेट कर रहा हो तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और वो n इज इक्वल्स टू 1 पे है फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से मुझे n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, तो मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्रिएट करूं कि वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे चला जाए। और
अगर वो n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे जा रहा है, मीन्स दे हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए और वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के को गेन करके इन द फॉर्म ऑफ उस एनर्जी को गेन करके काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करके कहाँ चला जाए? n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। और वी आयनाइजेशन का जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो सिंपल एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन को हम क्या करें? आयनाइजेशन एनर्जी को हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या मिल जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब अगर देखा जाए तो हम ये देखे थे फॉर हाइड्रोजन एटम आयनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए? तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ ले जाना है? 0 मीन्स कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होना चाहिए? ये है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 13.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है? वी आयनाइजेशन। और ये क्या है? एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। उसी तरह से फॉर अगर हम हीलियम कैलकुलेट करें He पॉजिटिव के लिए, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अब He पॉजिटिव में कैसे हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम अभी मैं बताया था आपको कि हम आगे हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हीलियम पॉजिटिव लेंगे। तो हीलियम पॉजिटिव के लिए n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n के जगह पे फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे रखेंगे। बट z के जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा? हीलियम की z की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4 और 13.6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाने वाला है? 13.6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आने वाला है 54.4। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर हीलियम पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास एनर्जी मिलेगी हीलियम पॉजिटिव एटम के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? फिर से आयनाइजेशन एनर्जी रख के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, हमारे पास मिलेगा 54.4 वोल्ट। एंड उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर लिथियम पॉजिटिव एटम के लिए, तो लिथियम के लिए बच्चों Z की वैल्यू क्या होगी? लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 एंड 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 विल इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला है? इट विल इक्वल्स टू 1.122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कंडीशन पे इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी होगी? तो हम कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी वोल्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं? हमको ये समझ में आ रहा है अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी मालूम है तो आयनाइजेशन, ये मैं क्या लिख रखा हूं? एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी मालूम है तो हम क्या कर ले? सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर ले, हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल एस्टैब्लिश करा, उसी तरह से एक्साइटेशन एनर्जी का रिलेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल से होगा बच्चों। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपने n = 1 से 3, 4, 5, 6 इस पे चला जा रहा है, अदर देन n = इनफाइनाइट, उस एनर्जी को हम लोगों ने क्या कहा था? एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। सिमिलरली उतना पोटेंशियल डिफरेंस जिससे ये एनर्जी उसे मिल जाए, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसका नाम क्या लिख देंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाना चाह रहे हो
इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, जिसको V एक्साइटेशन लिख सकते हैं, V एक्साइटेशन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने अगर डेफिनेशन बताए तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पे क्या कर लेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, हमारा काम हो गया। तो सिंपल ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है तो एक्साइटेशन एनर्जी को वोल्ट में कैलकुलेट कर लें। जो भी एक्साइटेशन एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को हटा दें, निकल गया। और उसी तरीके से अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन को हटा दें, वोल्ट में क्या, जैसे यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 54.4 वोल्ट। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ हम लोगों ने कुछ टर्म्स जाना, व्हाट इज एक्साइटेशन, व्हाट इज एक्साइटेशन स्टेट, व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब थोड़ा हम चीजों को और भी डिटेल में जानेंगे बच्चों, ये सिंपल लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज एटॉमिक एक्साइटेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या पाया था कि अगर एक एटम, ये मैं इसके लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, इसकी मुझे जरूरत होगी इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। तो मैं बताऊंगा कि एक्साइटेशन स्टेट जो होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके लोएस्ट एनर्जी स्टेट से किसी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे ले जाने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक एक्साइटेशन। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक एटम है और उस एटम पे हम लोगों ने क्या किया, एक फोटोन को इंसिडेंट करवाया। तो इंसिडेंट फोटोन प्लस हमारे पास क्या है, एक एटम है और उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले, दिस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स हो गए, और उस ऑर्बिट्स में हम लोगों ने यहाँ क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से, इंसिडेंट फोटोन करने से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने उस एनर्जी स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे चला गया। कहाँ से, यहाँ था, इस जगह से मूव करके कहाँ चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एटॉमिक एक्साइटेशन। क्या कह रहे हैं बच्चों, एटॉमिक एक्साइटेशन। तो ये इस एक्साइटेशन प्रोसेस में हम लोगों ने किया, इस प्रोसेस में हम लोगों ने एक हमारे एटम को फोटॉन्स उसके ऊपर इंसिडेंट करवाए। तो पहला जो प्रोसेस है एटॉमिक एक्साइटेशन का वो क्या है, बाय इंसिडेंट बाय स्ट्राइकिंग विद फोटोन हैविंग सम एनर्जी सच दैट एनर्जी इज कैपेबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट टू एनी हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन से एक्साइटेशन करें। दूसरा एक्साइटेशन का स्टेट जो कि हमारे सिलेबस से अपार्ट है वो है एटॉमिक कॉलिजन से, कि हम दो एटम्स को लेके आपस में कॉलिजन करें और इस कॉलिजन के दौरान हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल रहे। बाय सच कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, बाय सच कंडीशन भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेट कर सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन पे हम लोगों ने जो क्लास 11th में कॉलिजन की थ्योरी पढ़ रखी है उस थ्योरी से हम ये काम करेंगे। तो हम अभी आपको बताएं कि ये से हमारे पास एटॉमिक एक्साइटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन हमारे सिलेबस से अलग है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक एक्साइटेशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो अगर एक फोटोन इंसिडेंट करवा दिया जाए हमारे पास एटम से,
और उस एटम का इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे चला जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? एटॉमिक एक्साइटेशन। सिमिलरली इसका रिवर्स प्रोसेस भी होगा। और रिवर्स प्रोसेस क्या है? रिवर्स प्रोसेस है कि हमारा एक एटम जिसके, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये हमने ले लिया न्यूक्लियस ऑफ एटम और ये मैंने ले लिया ऑर्बिट्स, और मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑर्बिट में है और इस ऑर्बिट से हमारा इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में आ गया। कहाँ आ गया? n इज इक्वल्स टू, मान लिया जाए n इज इक्वल्स टू 2 पे था और n इज इक्वल्स टू 1 पे आया। अब अगर ऐसा किया है, ये इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ आया है, कहाँ से? हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंचा? अंदर वाले में, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इनर से आउटर में लेके जा रहे हैं तो इंसिडेंट फोटोन हो रहा है। क्या इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो यहाँ क्या हो रहा होगा? यहाँ एमिशन ऑफ फोटोन हो रहा होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से क्या होगा? इस सफिशिएंट एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों स्टेट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगी उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का फोटोन हमारा क्या होगा? एमिट होगा। फोटोन एमिटेड, जिसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी होगी उन दोनों लेयर्स की एनर्जी, उन दोनों स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो h न्यू इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, क्लियर? अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाएगा डी एक्साइटेशन। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस स्टेट से यहाँ पहुंच रहा है तो वो वापस फिर से कहाँ आएगा? लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे। तो अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा रहा है तो एमिशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा? हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाएगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moves from highest energy state, higher energy state to lower energy state, then emission of a photon take place and thus such process is considered as de-excitation of atom. ठीक है, तो excitation और de-excitation दोनों की कहानी समझ में आ रही है। इंसिडेंट फोटोन ऑन एटम, सो दैट इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा हो? इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे। ठीक है, तो जब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे गया तो यहां पे कहेंगे एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ इनर लोअर, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट विल इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। तो अब हम देखिए, तो अब ये जब यहां गया है तो देखना है बच्चों एनर्जी हायर किसकी है? आउटर की या इनर की? तो हम यहां क्या लिखेंगे? आउटर। और कहां से गया है? इनर से। तो आउटर माइनस इनर इज इक्वल्स टू एच न्यू, या आउटर का हायर इनर का लोअर। ये कब हो रहा है हमारे पास? एक्साइटेशन में या डी एक्साइटेशन में? हम कहेंगे एक्साइटेशन में। बट डी एक्साइटेशन में अगर देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था? पहले कहाँ था? यहाँ। अब कहाँ आया? यहाँ। तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू एनर्जी लोअर। ऐसा करने में हमारे पास क्या एमिशन हुआ? फोटोन। और इसी पॉइंट्स को हम लोगों ने कहाँ पढ़ रखा है? इसी पॉइंट्स को हम लोगों ने बोहर्स की थ्योरी में पढ़ रखा है। बोहर्स के थर्ड पोस्टुलेट से ये थे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ एनर्जी सफिशिएंट एंड दिस एनर्जी विल इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू लेयर। ठीक है, तो हम डी एक्साइटेशन में क्या कर रहे हैं? हायर से लोअर मूव कर रहे हैं। एक्साइटेशन में क्या हो रहा है? लोअर से हायर में मूव कर रहा है। ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसकी सिंबल्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन पे अगर इस नेगेटिव को इधर ले जाएं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? ई इनर माइनस एनर्जी ऑफ
आउटर विल इक्वल्स टू एच नो। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ई आउटर माइनस ई इनर विल इक्वल्स टू एच न्यू। तो इस तरीके से हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में अलग इनर माइनस आउटर, और एमिशन ऑफ एनर्जी में क्या हुआ, आउटर माइनस इनर। ये हो रहा है हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की कहानी। हम अपने सिलेबस में एक्साइटेशन की स्टेट्स को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग कहाँ जानने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डी एक्साइटेशन को जानने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डी एक्साइटेशन होने के समय, डी एक्साइटेशन होने का मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से अपने एक्साइटेड स्टेट से कहाँ मूव कर रहा हो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे। ऐसा होने के दौरान जो हमारा फोटोन रिलीज हुआ है, एमिट हुआ है, उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, साथ में जो फोटोन हमारा एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ कितना होगा, इनको हम लोग जानने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग को एटॉमिक एमिशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की कहानी समझ में आई। डी एक्साइटेशन में हम क्या देख रहे हैं, हायर से लोअर, मतलब अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे से ऊपर नहीं, कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे हो रहा है तो डी एक्साइटेशन में ऐसा कुछ हो सकता है। फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर हम कह लें कि ये हमारा n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है n इक्वल्स टू 2 है, ये क्या है n इक्वल्स टू 3 है, ये क्या है n इक्वल्स टू 4 है, ऐसे 4 स्टेट ले लें। तो हमारा 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, 4 से हमारा इलेक्ट्रॉन 3 पे जा सकता है बाय एमिशन ऑफ सम एनर्जी। 4 से इलेक्ट्रॉन हमारा 2 पे भी जा सकता है बाय एमिशन ऑफ एनर्जी। 4 से हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे जा सकता है, 4 से 2 पे, और 4 से हमारा इलेक्ट्रॉन 1 पे भी जा सकता है बाय एमिशन ऑफ एनर्जी। साथ साथ यही नहीं कि हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे या 4 से 2 से पे या 4 से 1 पे जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, डायरेक्ट 4 से 1 पे चला जाए, या डायरेक्ट 4 से 3 पे चला जाए, 2 पे चला जाए। ऐसी भी स्टेट्स हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे पॉसिबल स्टेट्स होंगे। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट्स पे भी आ सकता है और लोएस्ट पॉसिबल स्टेट पे भी जा सकता है। ऐसे कंडीशन पे जब भी ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो एमिशन ऑफ फोटोन करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा, डी एक्साइटेशन। तो अब हम लोग जानने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज डी एक्साइटेशन के दौरान। ठीक है,